सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। 9 मार्च को सदारती इंतखाब होना है, जिसके लिए इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब 400 से भी ज़्यादा वोट हासिल करेंगे और बड़ी आसानी के साथ सदारत के मनसब पर फायज हो जाएंगे और फिर वो चार्टर ऑफ इकॉनमी और फिर सियासी मुफाहमत के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। अब ये बात एक ऐसे मौके पर की जा रही है जहाँ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद इस वक्त एहतजाज कर रही है। वो असम्बली हो, वो अदालती फोरम्स पर भी इस वक्त मौजूद हैं और फिर MQM पाकिस्तान से भी पिछले दिनों राब्ता किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और उनसे कहा गया कि वोट आप सदर आसिफ अली जरदारी को ही दें उनकी सदारत के लिए, चूंकि दूसरी बार वो सदर बनने जा रहे हैं। और ये वही MQM है कि जिसके मैंडेट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शकूक शुबहात थे, उनके मैंडेट को जाली कहा जा रहा था। तो क्या अब उनके मैंडेट को तस्लीम कर लिया गया है और फिर ये सियासी मुफाहमत और चार्टर ऑफ इकॉनमी किस तरह से आगे बढ़ेगा और कितना कामयाब हो सकेगा? क्या पार्टी दोबारा भी काबीना का हिस्सा बनेगी या नहीं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। फैसल करीम गुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात आपकी जमात की जानिब से की जा रही है, सियासी मुफाहमत की बात की जा रही है, लेकिन आप लोग काबीना का तो पार्ट है ही नहीं, अमली तौर पर हुकूमत का तो हिस्सा है ही नहीं, तो फिर ये सारे प्रोग्राम्स किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखें, तो जो है वो इलेक्शन है 9 तारीख को, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और आसिफ अली जरदारी साहब जो है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और उनकी इत्तेहादी जमातों के, और इंशाल्लाह ताला बड़ी वाज़ेह फिर से वो जीतेंगे। जहाँ तक आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी की बात की, हम ये समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंसी में जाने के बाद वो एक अहम रोल प्ले करेंगे। पहले भी उन्होंने मुफाहमत का एक रोल प्ले किया, 18वीं तरमीम की आपने देखा, जो अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। अब भी जो शख्सियत इस वक्त इस मुल्क में मौजूद है वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जो मुफाहमत करा सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। हमने इस मुल्क को देखे आगे लेके चल रहे हैं। इस मुल्क की आवाम ने पीपल्स पार्टी को, PMLN को, PTI को, बाकी जमातों को वक्त में वोट दिए हैं। आज पॉलिटिकल पार्टीज का ये हक बनता है और ये उनकी जिम्मेवारी है कि इस मुल्क को क्राइसिस से निकालें, चाहे वो इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। तो इस पे जो है एक रोल जो प्ले कर सकते हैं इस मुल्क में, वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो प्ले कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो इस मुल्क में एक रोल दोबारा एक मुफाहमत का रोल प्ले करेंगे और इस मुल्क को आगे की तरफ लेकर चलेंगे। तो कुंडी साहब, 8 से 13 तक जो भी किया आप लोगों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अचीवमेंट्स थी वो आप लोगों की ज़ाहिर हुकूमत थी, बहुत आसान था दूसरों को कन्विंस करना, उनको साथ लेकर चलना, लेकिन अभी आपकी हुकूमत नहीं है, अभी तो आप अमली तौर पर काबीना का भी हिस्सा नहीं है। अभी मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, दीगर इत्तेहादी जमातें काबीना में शामिल होंगी, तो क्या जरदारी साहब के सदर बनने के बाद आप लोग भी काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर हम काबीना का हिस्सा नहीं, हम इत्तेहादी जमातें हैं और इत्तेहादी जमातें बैठ के जो है मसाइल का हल निकालती हैं। जरूरी नहीं कि आप काबीना में होंगे। प्रेसिडेंट जरदारी साहब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। प्रेसिडेंट जो है इस वक्त मुल्क के सदर जो होंगे वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, वो मुल्क के सदर होंगे। मुल्क के सदर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इस मुल्क में और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम वो रोल प्ले, जरूरी नहीं कि आप काबीना का हिस्सा होंगे तो आप इसमें जो है रोल प्ले कर सकेंगे, काबीना का हिस्सा न होते भी रोल प्ले कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट रोल से आपकी क्या मुराद है? यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी साथ लेकर चलेंगे, फिर मौलाना फजल रहमान को भी साथ लेकर चलने की कोशिश होगी, तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलने का टास्क है? देखिए, हम तो कोशिश करें तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आएँ और उनको जो है वो कहें कि बिल्कुल, और तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। उनको इस मुल्क को जो है इस हमने बहरान से निकालना है और इस मुल्क में बहरान से निकालने के तमाम लोगों को एक जो है एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना पड़ेगा, जिसके लिए हम रोल प्ले करेंगे, बाकी करेंगे। देखिए, प्रेसिडेंट के इस मुल्क में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और उसके बाद पार्लियामेंट का भी है। पार्लियामेंट अगर आप देखें पीपल्स पार्टी की जो है वो पे काफी तादाद मौजूद है। फिर जब चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो सेनेट के चेयरमैन की एक इंपॉर्टेंट रोल होता है सेनेट में। ये चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी अपना एक अहम रोल प्ले करेगी और इस मुल्क को बहरान से निकालेगी। लेकिन कुंडी साहब, जिन जमातों के एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन को लेकर, उसके पूरे निज़ाम को लेकर, रिजल्ट्स को लेकर, उनके तहफ़्फ़ुज़ात का फिर क्या होगा? ख़ुद आपकी जमात को बहुत सारे हलकों में इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो वो तमाम उन तहफ़्फ़ुज़ात पर अब आप लोगों ने भुला दिया, उन पर मिट्टी डाल दी, आगे बढ़ गए, या फिर उनका भी कोई हल निकालना है? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात मुख्तलिफ जमातों को बिल्कुल है, इस पर कोई शक नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात के लिए एक फोरम है। देखें, हम कहते हैं कि हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने अपने पार्टी के दोस्तों से कहा कि आप अपने जो भी आपके पास एविडेंस है उसको आप कंपाइल करें और हम एक प्रॉपर फोरम पे जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि हम असेंबली में देखिए, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर एक इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसको लोग प्ले करते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको जो है ये नहीं है कि आप सिर्फ शोर शराबा करें और आपके पास सबूत ना हो। उनके पास अगर सबूत है
प्रॉपर फोरम पे जाएं, और अगर उनके हक में फैसला होता है तो बिल्कुल हमें तस्लीम होगा। लेकिन अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि जी ये हो चुकी और हम 180 सीटें जीत चुके हैं, पीपल्स पार्टी नहीं, पीपल्स पार्टी ने जो है वो 50+ सीटें नहीं जीती हैं, बल्कि हम तो 100 सीटें जीते हैं, तो आप बोलेंगे आप कैसे जीते हैं। लिहाजा ये चीज़ है, आपके पास अगर सबूत हैं, प्रॉपर फोरम है, ट्रिब्यूनल है, अदालतें, उसमें आप जाएं, उस पर साबित करें। लेकिन एक और साथ साथ आप पार्लियामेंट में आ चुके हैं। पार्लियामेंट में आपने अपना एक रोल प्ले करना है, जिसमें आपने ये करना है कि आपने मुस्तकबिल में आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले इलेक्शन में इस चीज़ का रास्ता रोकना है जो आज चीज़ें गलत हुई हैं। उसके लिए आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना पड़ेगा। उसमें पार्लियामेंट का दरवाजा, आपको पार्लियामेंट का फ्लोर इस्तेमाल करना पड़ेगा और इस किस्म के चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, उनके आगे बंद बांधने पड़ेंगे, ताकि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुल्क में करा सकें। अगर आप पार्लियामेंट में शोर शराबा करेंगे, हुकूमत अपने बिल ला के असम्बली में काउंसिल ला के उसको पास करती रहेगी, आप शोर शराबा कर देंगे, 5 साल बाद फिर इलेक्शन आएंगे, फिर ये चीज़ें होंगी, फिर दोबारा अगर इसी किस्म की चीज़ें होंगी और फिर रोते रहेंगे कि जी ये गलत हो गया, ये ठीक हो गया। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए मैं समझता हूँ कि हमें रोक करना चाहिए। ठीक है। और कुंडी साहब, ये मुखालफत या इख्तलाफात हम सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान भी देखते हैं, और इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बात कही थी कि MQM का पूरा मैंडेट जाली है जो कराची में इनको मिला है। तो अब उसी जाली मैंडेट को आप तस्लीम कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब के लिए, आप उनसे वोट मांग रहे हैं और वो भी वोट देने पर तैयार हैं। देखें, हमें एतराज़ात है कराची में MQM के मैंडेट पे, हम अपने सबूतों के साथ अपने फोरम पे जाएंगे। लेकिन इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त तक उनके पास वो मैंडेट है, उनके पास वो नंबर्स हैं। हम जो है हमने उनसे वोट मांगे भी हैं और इंशाअल्लाह ऑपरेशन जरदारी साहब को वोट भी करेंगे। लेकिन जब सबूतों के साथ जाएंगे, वो चीज़ हम साबित करेंगे कि गलत है, अदालत जब फैसला करेगी कि गलत है और दोबारा इलेक्शन तो हम कंटेस्ट करेंगे। लेकिन जब तक है उस वक्त तक तो देखें आप, हमने एहतजाजन पार्लियामेंट भी बैठे हैं, हमने एहतजाजन ये रिजल्ट भी तस्लीम किया है। लेकिन जिस वक्त तक उनके पास है उस पर तो आपको मानना पड़ेगा उनके पास है। जब नहीं होगा तो फिर हम बात करेंगे नहीं होगा। आज आप देखें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह रही है ना कि हम इस मैंडेट को नहीं मानते। क्या उन्होंने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वजीर आजम का इलेक्शन नहीं लड़ा है? अगर वो ना मानते तो बाइकआउट कर लेते, बाइकआउट नहीं किया बल्कि लड़ा है। तो लिहाजा ये चीज़ है कि उन्होंने लड़ा है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अभी तक माना है और बाकी अपनी जद्दोजहद जारी रखें। देखिए, माजी में भी हमने भी कहा 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई है, हम अदालतों में गए। आप देखिए, कासिम सूरी का फैसला 50 से 60 हजार ह्यूमन एरर वोट का फैसला आज तक अदालतों ने नहीं किया। हम कहते हैं वो ऐसा ना हो, अदालतें फैसला जल्दी करे, ट्रिब्यूनल जल्दी फैसला करे, ताकि सच और झूठ का पता चले। ऐसा ना हो कि स्टे ऑर्डर पे 5 साल फिर वही लोग बैठे रहें और चलते रहें। लेकिन कुंडी साहब, ये MQM के जो वोट आपको मिलेंगे, अब इसके बदले में MQM को क्या आपने ऑफर किया? उनकी तो एक ही डिमांड है कि 18वीं तरमीम में तरमीम की जाए और सूबों को उनका हक दिया जाए और निचली सतह तक फिर वो इख्तियारात की जो तकसीम है वो नीचे तक जाए, एक UC चेयरमैन के पास भी पावर हो। तो उस तरमीम पर आप राज़ी हो गए हैं, और राज़ी हो गए तो किस कैपेसिटी में? चूंकि काबीना का तो हिस्सा नहीं है आप लोग। फिर देखिए, MQM को कोई PMLN के साथ इत्तेहाद हुआ है, हमारे साथ कोई सच वो नहीं, हमने उनसे वोट मांगे हैं। अगर MQM चाहती है कि बलदियाती इलेक्शन में इख्तियारात हों तो वो मुख्तलिफ मौके पे जो है वो हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, उनको चाहिए था कि उस चीज़ को करते। हमारी पार्टी जो सिंध के चैप्टर है वो उनके साथ बैठेगी, हमारे CM साहब है, हमारी पार्टी के दोस्त हैं, उनके साथ बैठेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम अपोजिशन को साथ लेकर चलें, MQM के साथ हमारे इत्तेहाद भी रहे हैं, मुखालफत भी रही है, लेकिन हम आज भी चाहते हैं कि हम अपोजिशन को साथ लेकर पार्लियामेंट जो सिंध असम्बली उसमें साथ लेकर चलें। लिहाजा कोई ऐसा जैसे एग्रीमेंट नहीं हुआ, हम उनके साथ बैठेंगे, उनकी जो अच्छी चीज़ होगी, उनकी पॉजिटिव चीज़ों को हम बिल्कुल इंडोर्स करेंगे और जो चीज़ें गलत होंगी उसको हम इंडोर्स नहीं कर सकेंगे। लिहाजा जो भी चीज़ें होंगी। तो अभी जो वोट आपने मांगे हैं, जो आपने वोट उनसे मांगे, बदले में उन्होंने कुछ मांगा आपसे? नहीं जी, बदले में हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास इंशाअल्लाह ताला जो हमारे इत्तेहादी जमातें हमारे साथ जो मौजूद है, हमारी नंबर गेम पूरी हो चुकी है। हमें जो है हम फिर भी अपने तमाम दोस्तों के पास जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। लेकिन बदले में हम देखें, हम तो अब सिंध में कैबिनेट हिस्सा तो उनको नहीं बना सकते, हमारे पास मेजॉरिटी है। इस तरीके से फेडरल में PMLN उनको अपने मनुष्य दे रही है, वो उनको मनुष्य जो भी उनके साथ कमिटमेंट वो PMLN और MQM के दरमियान है। हमने उनसे वोट मांगे ताकि हम सिंध की तरक्की के लिए इकट्ठे मिलकर काम करें। हम उनके साथ उनकी जो पॉजिटिव चीज़ें होंगी, पॉजिटिव तहकीर होगी, उसको हम वेलकम करेंगे और सिंध की तरक्की के लिए काम करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि MQM पाकिस्तान भी उनको वोट देने जा रही है और उसके बदले में जो उनकी अच्छी बेहतर डिमांड्स होंगी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी कर सकती होगी वो की जाएंगी और फिर सिंध की सतह पर भी उनको साथ लेकर बैठा जाएगा। एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे इस पूरी सूरत हाल पर मजीद गुफ्तगू करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और नई हुकूमत के लिए न सिर्फ बड़े माशी चैलेंजेस हैं बल्कि दाखिली चैलेंजेस भी भरपूर हैं, चूँकि 9 मई से मुतालिक ऐसे बहुत से केसेस हैं जो कि इस वक्त भी अदालतों में मौजूद हैं और अभी भी फैसलों के मुंतज़िर हैं। लेकिन इस पर सिविल और मिलिट्री क़यादत एक पेज पर है कि 9 मई के जितने भी मुलव्वस अनासिर हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा और उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो माशी चैलेंजेस हैं वो भी सर उठाए खड़े हैं और IMF की जो शराइत हैं और जो मुतालबात हैं वो वक्त के साथ साथ मजीद सख्त होते चले जा रहे हैं। चूँकि पाकिस्तान को एक बड़े प्रोग्राम में $8 अरब के प्रोग्राम में जाना है और उसके लिए अब IMF की जो नई शर्त सामने आई है वो ये कि 129 अरब रुपए की जो सब्सिडी इस वक्त मुख्तलिफ सेक्टर्स को दी जा रही है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मामला है वो है गैस की कीमत का। और अगर ये सब्सिडी ख़त्म होती है तो फिर गैस की कीमत कई गुना बढ़ सकती है, जो कि इस हुकूमत के लिए खुद एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा। तो अब इन चैलेंजेस से किस तरह से आने वाली हुकूमत निपटेगी और काबीना की तश्कील के बाद किस तरह से इन मामलात को लेकर आगे चला जाएगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। जनरल ट्राइड अब्दुल कयूम साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो 2 चैलेंजेस हम एक एक करके ज़रा इस पर बात करते हैं। जो 9 मई वाला मामला है इस पर अभी भी बहुत से ऐसे फैसले हैं जो कि होने हैं, अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचने हैं। क्या आपको लग रहा है कितना मुश्किल होगा इस हुकूमत के लिए इन दोनों मामलात को, इन दोनों चैलेंजेस को लेकर चलना कि 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उनको भी कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए और फिर किसी बेगुनाह के साथ उसमें कोई नाइंसाफ़ी ना हो जाए? या देखें, बेसिकली जो मेन चैलेंज है वो तो मईशत का है या IMF का है। ये 9 मई वाला तो एक अनफॉर्चुनेट एक इस तरह की वारदात हुई जिस पे अटैक किया गया आर्मी की इंस्टॉलेशंस के ऊपर और उसके ऊपर जो लोग अरेस्ट हुए उन पे मुकदमात चल रहे हैं। और इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए, कोई बेगुनाह इसके अंदर नहीं पकड़ा जाना चाहिए और बेनिफिट ऑफ डाउट भी शहरी को मिलना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम ये जुर्म इतना घनौना है कि अगर आप इसके ऊपर एक आंखें बंद कर लेंगे, यू टर्न ए ब्लाइंड आई, तो कल तक फिर लोग आपके GHQ के ऊपर भी हमलावर होंगे और आपके डिफेंस की फैक्ट्रियों पे हमलावर हो जाएंगे, कहीं होंगे। ये तो किसी लिहाज से भी काबिल कबूल नहीं है, किसी मुल्क में भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो देयरफॉर आई थिंक उसके ऊपर लॉ को अपना रूटीन पहलू लेना चाहिए और कभी भी हुकूमत ये ना करे कि ज़रूरी है कि हम पॉलिटिकली किसी को विक्टिमाइज करें। देखना यह है किसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है और उसका कितना जुर्म है और उस जुर्म के मुताबिक उनको सजा मिलनी चाहिए। तो जहां तक मईशत का ताल्लुक है वो ऑफ कोर्स एक बड़ा चैलेंज है, IMF के साथ डील करना है। और उस चैलेंज में और इजाफा करते हैं जब ये तहरीक इंसाफ की क़यादत ने लेटर लिखा है कि जी आप ये करें तो उसकी कंडीशन लगाएं। इससे पहले भी इसी तरह ये करते रहे कि आप IMF की जो लोन है वो उसको डिफिकल्टी में मुल्क को डाला जाए, किस तरीके से डिफॉल्ट हो जाए, आसमान गिर जाए, जमीन फट जाए, कोई ऐसा तरीका हो कि हम हुकूमत में आ जाएं और फिर वही तबाही करें। तो मेरे ख्याल में ये बात ठीक नहीं है। अभी इलेक्शंस हो गए हैं, इन्होंने इलेक्शंस को एक्सेप्ट कर लिया है, इन्होंने ओथ ले लिया है, हुकूमतें बन गई हैं, प्राइम मिनिस्टर आ गया है, पार्लियामेंट ऑन ग्राउंड है। उसके बाद उनके अगर किसी की शिकायत हैं तो उनके लिए रास्ते मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन है, अपीलेट कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, वो जारी रहना चाहिए। लेकिन फौरी तौर पे वी हैव टू अटेंड टू द डिफिकल्टीज जो पब्लिक और कॉमन मैन फेस कर रहा है और उसमें मेरे ख्याल में सबको इकट्ठा मिल के आगे चलना चाहिए। लेकिन अब्दुल कयूम साहब, ये इलेक्शन को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। वो असेंबली में आने का आर्गूमेंट उनका ये है, मकसद ये है कि एहतजाज को मजीद मौसर बनाया जा सके, असेंबली के फोरम को इस्तेमाल किया जा सके, वरना इलेक्शन कमीशन में भी दरखास्तें पेंडिंग हैं, अदालतों में भी इस वक्त अब ये लोग जा चुके हैं। अभी आप देखें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ये 2 अदालतों में, लाहौर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में अपनी मखसूस नशिस्तों के मामले को भी चैलेंज कर चुकी है। तो ये एक्सेप्टेंस वाला शायद पॉइंट अभी इस पर कोई फाइनल वर्डिक्ट देना आपको नहीं लगता कबल वक्त होगा? नहीं, देखें ये बात ठीक है, उनका राइट बनता है कि वो स्पेशल जो सीट्स हैं उसके लिए केस लड़ें, अपना इंडिविजुअली के सॉलिड बात है तो वो जाए और हम तवक्को करते हैं कि अदालतें उनको इंसाफ देंगी। लेकिन दी पॉइंट इज के इलेक्शन को अगर एक्सेप्ट ना करते तो ओथ ली और उसके बाद उनके सबके सिस्टम अपने अपने वज़ीर आला अपना मुकर्रर कर दिया,
पार्लियामेंट के अंदर आ गए, सारी चीज़ों के अंदर हिस्सा ले रही है, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में हिस्सा लिया, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस तो इलेक्शन की हो गई, लेकिन उनकी जो रिजर्वेशंस हैं उसके ऊपर तो चलता रहता है ना। आप यूँ देखें कि पिछली जब 2018 में ये आए और जो इलेक्शन हुए, तो सूरी साहब जो नायब जो डिप्टी सेक्रेटरी क्या थे वो आपके इसके असेंबली के डिप्टी स्पीकर थे, हाँ डिप्टी स्पीकर थे नेशनल असेंबली के, तो उनका पक्का जेली था काम, और इलेक्शन कमीशन ने उनको खत्म कर दिया। तो वो अदालत में गए, तो फिर उसके ऊपर आपके पता स्टे चलता रहा, और वो स्टे 5 साल चलता रहा, और फिर जाके तो और उस दौरान वो फैसले करते रहे। उन्होंने असेंबली तोड़ने की बात की, उन्होंने बहुत सी और चीजें कर दी। तो ये होता रहा जो कि अभी रिपीट नहीं होना चाहिए। अभी जो चीजें ये कह रहे हैं उनके ऊपर अमल हो, उसका यस या नो का जवाब मिलना चाहिए। जो लोग मुलव्वस हैं उनको सजाएं मिलनी चाहिए, और ऑफ कोर्स सिस्टम को इतना सीधा करना चाहिए ताकि हमारा बैलेट बॉक्स के तकद्दुस के ऊपर सबका ईमान हो, तब भी जमहूरियत आगे चल सकती है ना, ऐसे तो नहीं चल सकती। लेकिन ये अच्छी बात है कि सारे पार्लियामेंट में है और पार्लियामेंट आगे चल रही है। इसके बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन अभी होना है, फिर सेनेट के इलेक्शन होने हैं, और उसमें ये बराबर के शरीक हैं, और ये एक खुशाइंद बात है। सही। और अब अब्दुल कयूम साहब, ये जो IMF का डूमोर है, ये इसको फिर हुकूमत कैसे टैकल करेगी? चूंकि ये एक बड़ा चैलेंज है। अगर ये 130 बिलियन की सब्सिडी गवर्नमेंट इस वक्त ख़त्म करती है, तो उससे फिर आपका एक्सपोर्ट का वॉल्यूम कम हो सकता है, वो घट सकता है, वो कम होता है तो आपका जो मुल्क का रेवेन्यू है उसमें भी एक शॉर्टफॉल सामने आ सकता है। तो बड़े मौशी चैलेंजेस इस हुकूमत के लिए। अभी नई हुकूमत है और उसको बड़े बड़े फैसले करने हैं फ़ौरन। जी देखें, ये सच्ची बात है कि पहली बात तो ये है कि उनकी ये चैलेंजेस बहुत टावरिंग चैलेंजेस हैं, और नंबर 2 बात यह है कि हुकूमत के पास मेजॉरिटी नहीं थी। ये एक किस्म की स्प्लिट मैंडेट की वजह से कोलेशन का एक सिस्टम आप डिपेंडेंट है, तो उससे चैलेंजेस और भी बढ़ जाते हैं। बट आई अश्योर यू कि अभी मोर और लेस ये सारी पार्टियां इकट्ठी होकर इनको पता है इन मसाइल का हल करना है। सब्सिडी के इश्यूज हैं, IMF की डिमांड्स अपनी जगह के ऊपर, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को रेगुलराइज करना चाहते हैं, तो हमें यकजुम्बिश कलम सारी चीज को रद्द भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुल्क की भलाई के लिए कहते हैं कि अगर आपने हमसे लोन लेना है तो ये चीजें करें। तो आई एम श्योर के हुकूमत के लोग सर जोड़ के बैठेंगे। अगले दिन भी मीटिंग हुई है जिसमें आउटगोइंग फॉरेन मिनिस्टर और जो इसहाक डार साहब और अपने अभी बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो सारे बैठ के, तो आई एम श्योर इसके ऊपर सोल सर्चिंग कर रहे होंगे ताकि लोगों के ऊपर भी दबाव ना पड़े और हम IMF की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करें, और ताकि इकोनॉमी फिर आगे चल पड़े और उसके बाद फिर ग्रोथ में इजाफा किया जाए। आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, IT के शोबे को आगे, माइनिंग का हम कह रहे हैं, ओवरसीज जो एम्प्लॉइज हैं उनकी रेमिटेंसेस को बेहतर करने के लिए उनको टेक्निकल ट्रेनिंग की। तो ये फौरी तौर के ऊपर एग्रीकल्चर से तो 1 साल में आपकी अगर सही मैकेनाइज तरीके से और अच्छे सीड्स और फर्टिलाइजर्स लगा के आप वो करें तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी जो ये है कॉटन, आपकी शुगर, ये जो चीजें जो काफी कैश क्रॉप्स हैं इनसे आपको कर सकते हैं। इसी तरह ये जो IT का है उस पे भी ध्यान दे के ये चलाया जाए तो यहाँ बहुत इंडिया का बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो IT से आ रहे हैं। तो आई एम श्योर के इंशाअल्लाह ये चीजें आगे चल पड़ेंगी, मुश्किलात तो जरूर है। सही। लेकिन अब्दुल कयूम साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि जाहिर है ये जो आप सारी तजावीज़ आगे हुकूमत का लाइन ऑफ एक्शन बता रहे हैं, तो बड़ा एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होगा। इसके असरात जो अगले 5, 6, 7, 8 साल बाद हमें नजर आएंगे। फौरी तौर पर हुकूमत के पास क्या ऐसा रिलीफ होगा जो हुकूमत पब्लिक को ऑफर करे? ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब्दुल कयूम साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। जनरल ट्राइड अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो जनरल साहब, ब्रेक से पहले ये सवाल मैंने आपके सामने रखा था कि ये अभी जो आप बता रहे हैं SIFC के थ्रू जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस वक्त आने जा रही है पाकिस्तान में, ज़ाहिर है वो एक लॉन्ग टर्म प्लान है और उसके ज़रिए पाकिस्तान की इकोनॉमी एक ट्रैक पर आ सकती है। लेकिन अभी जो रिसेंट पास में जो कैंपेन हुई इलेक्शन की, उसमें जो सियासी जमातों ने वादे किए आवाम से, और तकरीबन तमाम ही सियासी जमातें एक दो जमातों को छोड़कर इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, उन वादों का क्या होगा, उस रिलीफ का क्या होगा? वो जो आवाम को सस्ती बिजली के ख्वाब दिखाए गए, तनख्वाहों में इजाफे की जो बात की गई, तो ये वादे फिर अगले 1 2 3 साल में आपको वफा होते नजर आ रहे हैं या फिर हालात आगे मुश्किल ही हैं? देखें, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि एक तो शॉर्ट टर्म मेजर्स होने चाहिए जिससे इमीडिएट रिलीफ मिले, और एक लॉन्ग टर्म आपकी एक स्ट्रेटजी हो और उसमें गोल्स हो, ऑब्जेक्टिव्स हो जिनको अचीव करना है। अभी जब शॉर्ट टर्म की हम बात करते हैं तो उसके अंदर एक तो अखराजात को कम करना है, चोरी चकारी को रोकना है, करप्शन के ऊपर कंट्रोल करना है, आपकी प्राइस कमेटीज सूबों के अंदर हों जो इस पे नज़र रखें कि खाने की चीज़ों की कीमतें, दवाइयों की कीमतें, यहाँ मिडल मैन जो है ना वो दरमियान में दे आर मिंटिंग मनी, यानी आप ज़मींदार से सस्ती चीज़ लेंगे और दरमियान में कोई ना कोई बहाना बना के ये डॉलर ऊपर चला गया, पेट्रोल ये हो गया, करते कराते कीमत एक दफ़ा ऊपर ले जाते हैं, नीचे नहीं लेके आते। पंजाब में अभी ये जो चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज, उसने अपने तौर पे ये सारी कमेटियों को टास्क किया। आई एम श्योर बाकी सूबे भी ऐसे करेंगे। और इसके अलावा मैं जो बात कर रहा था एग्रीकल्चर के ऊपर, आल्दो हमारी बहुत से बारानी और रेन डिपेंडेंट है हमारी एग्रीकल्चर की, बट हमारे पास सबसे बड़ा जो है एशिया में वो इरिगेशन सिस्टम भी है। उसको रेगुलाइज करके तो आप अभी सिलेक्टेड क्रॉप्स लें तो प्रोडक्शन उससे बढ़ सकती है। इसी तरह मैं जो कह रहा था कि ये जो IT का सेक्टर है, इसके अंदर भी विदाउट एनी मच इन्वेस्टमेंट यू हैव टू मेक एन एफर्ट ताकि आपके पास ही है, ताकि आपकी एक्सपोर्ट बढ़े। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज़्यादा होगी और इंडस्ट्री को एनर्जी मिलेगी और वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो एक्सपोर्ट ज़्यादा बेटर हो जाएगी। फिर रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम को बेटर करना, ये नहीं कि जो आपको टैक्स दे रहे हैं उन्हीं लोगों को ज़्यादा आप फ्लीस करते जाएं। इसकी बेस को बढ़ाने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म हो ताकि आपके पास रेवेन्यू ज़्यादा आए। और आई एम श्योर कि शॉर्ट टर्म में ये और लॉन्ग टर्म जो है वो इसी तरह है कि आपके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन को आपको बेहतर करना होगा। और ये जो मैं कह रहा हूँ कि टेक्निकल ट्रेनिंग ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पर भी अगर जाएंगे तो चूंकि ये जो अभी IMF की डिमांड है 129 अरब की सब्सिडी ख़त्म करने की, और ये जो गैस पर सब्सिडी दी जा रही है ये उसी से कनेक्टेड है, तो ये तो फिर गैस की कीमत जब बढ़ जाएगी तो वो इंडस्ट्री को भी सफ़र करेगी, नुकसान पहुँचाएगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम पहले ख़त्म होता देख रहे हैं। अभी हमने देखा जो कपास की, जो कॉटन की इस वक्त जो बेल्स थी वो भी 32% उनमें भी कमी आई है। तो ये कोई अच्छे साइंस तो हमें नज़र नहीं आ रहे आगे के लिए। जी आप देखें, ये एक तो मैंने ये बताया ना, अगर कॉटन की प्राइस कम है तो कई दफ़ा बारिशों की वजह से, कई दफ़ा कम बारिशों की वजह से फसलें ख़राब होती हैं, कई दफ़ा ज़्यादा बारिशों की वजह से, कई दफ़ा ये इनके ऊपर बहुत से इंसेक्ट्स का अटैक वगैरह होता है। लेकिन यही चीज़ें हैं ना जिनको कंट्रोल करना है। बाकी जो सब्सिडी का मसला है ना, वो ठीक है कि वो सब्सिडी उधर से काटें तो कोई और उनके पास तरीका होना चाहिए। ये जहां आपको 100 बिलियन या 150 बिलियन रुपीस को आपने करना है, कोशिश ये करनी चाहिए कि कीमतों का ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। लेकिन गैस की कीमतें को तो इनको बढ़ानी पड़ेंगी, बिकॉज हम तो गैस डर्ट चीप लेते रहे हैं और लोग हमें यही कहते थे बैन अवी सतह पे कि आप अपने गोल्ड को बर्न कर रहे हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसे चलता रहा। तो अभी अगर आप सस्ती गैस को, अभी महंगी गैस पैदावार करके सस्ती बेचेंगे या बिजली महंगी पैदा करके सस्ती बेचेंगे तो फिर मुल्क तो आगे नहीं चलता ना, फिर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की इश्यूज तो फिर वहां के वहां रहेंगे। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर जरूर कोई हिकमत अमली बनाई जाएगी। हुकूमत को डिलीवर तो करना है, बिकॉज वो आए हैं तो उनका कोई तो हल निकाले। और फिर ये लॉन्ग टर्म जो टारगेट्स हैं कि हम हाउसिंग में घर बनाएंगे, हम लोगों को कयूम साहब, ये अब तक तो इस पर हिकमत अमली बना ली जानी चाहिए थी, क्योंकि हम जब रिपोर्ट देख रहे हैं जो गैस के इदारे हैं, सुई सदरन, वो हमें बता रहा है कि 2027 में गैस के ज़खायर आधे रह जाएंगे। अभी जितनी पैदावार है उसमें आधी कम हो जाएगी। तो अभी से हमें दूसरे ममालिक से रब्ता करना पड़ेगा और इंगेज करना पड़ेगा उनको, वरना 1-1.5 साल बाद जब ये ज़खायर बहुत तेज़ी से कम होना शुरू होंगे तो उस वक्त हम कहाँ खड़े होंगे? फिर तो हमें और दुगने 3 गुना कीमत पर गैस खरीदनी पड़ेगी दूसरे ममालिक से। जी बिल्कुल ठीक है। और आई एम श्योर कि दोज हु आर कंसर्न्ड विद दिस,
वो ज़रूर अपना कुछ, अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की जो बात हुई है कि गवादर तक कम से कम उसको एक्सटेंड किया जाए और फिर आगे लाया जाए, वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह एनर्जी में जो कासा 1000 वाला है इलेक्ट्रिसिटी का, वो आपका सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से आपके गिलगित बल्तिस्तान में आना है। इस तरह के इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा, आई एम श्योर। और ये कोशिश करनी पड़ेगी कि बिजली की कीमतों पे कंट्रोल हो और लोगों को, ताकि ओनली देन, एज यू वेरी राइटली सेड, इंडस्ट्री के बढ़ाने के लिए, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एनर्जी सस्ती मिलेगी तो वो फिर कम्पिटिटिव होंगे बैन अवी मार्केट में और उससे फिर एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल कयूम साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि अब हुकूमत को फोकस्ड होकर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाने पड़ेंगे ताकि मईशत को सही ट्रैक पर डाला जा सके। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर मजीद मेहमानों के साथ गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पेशावर हाई कोर्ट से एक वक्ती रिलीफ ज़रूर मिल गया है, जहां आज समाअत हुई और इलेक्शन कमीशन को अदालत की जानिब से कहा गया कि तमाम उम्मीदवारों को मुसद्दक़ा फॉर्म 45 और 47 फराहम किए जाएं और तमाम उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन से अपने मतलूबा फॉर्म भी हासिल करते हैं। और इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को ये ब्रीफ किया कि उन तमाम अभी अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है जिन्होंने 14 रोज़ से ज़ायद का वक्त लगाया अपने फॉर्म 45 जमा करवाने में। और फिर इसके साथ साथ एक और खबर लाहौर हाई कोर्ट से आई, जहाँ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट में भी अपनी मखसूस नशिस्तों के मामले को चैलेंज कर दिया है। तो तमाम अदालती फोरम्स का इस वक्त भरपूर तरीके से उनको यूटिलाइज किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उन मखसूस नशिस्तों को वापस लेने की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया था और उनको उनकी नशिस्तों से महरूम किया गया था। अब इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे कि अगर ये सीटें वापस हो जाती हैं तो क्या कैलकुलेशन सामने आ सकती है। ज़ाहिर है हुकूमत फिर भी अददी हैसियत में उनकी अक्सरियत होगी और हर फैसला करने में वो बआसानी उनका इस्तेहकाक होगा कि वो उसको कर सकें और फिर सदारती इंतखाब पर भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ना इससे। तो कामरान मुर्तज़ा साहब JUI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, लीगल एक्सपर्ट भी हैं, तो बेहतर तरीके से बता सकें कि कामरान साहब ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जवाज़ बताया गया, क्या आइन में भी वो जवाज़ मौजूद है जिसकी बुनियाद पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उनकी नशिस्तों से महरूम रखा गया? और अब क्या लग रहा है आपको कि अदालतों से ये जो सीट्स हैं ये फिर से मिल सकती हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल? इसका इखलाकी जवाब तो बनाया जा सकता है शायद, मगर कानूनी जवाब नहीं है। कानूनी जवाब ये है कि हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए इलेक्शन के हवाले से उसकी कट ऑफ डेट हुआ करती है। वो कट ऑफ डेट के मुताबिक अगर कोई काम आप करें तो ठीक है, और अगर वो वक्त गुजर जाए तो फिर वो टाइम आपसे गुजर जाता है। तो यहाँ पे हुआ ये है कि प्रोग्राम दिया गया था सेक्शन 58 के नीचे इलेक्शन एक्ट के, और वो प्रोग्राम जो है ना वो 2 दफ़ा अमेंड भी हुआ था, यानी 3 नोटिफिकेशन जो है इलेक्शन कमीशन के हवाले से थे और उसमें कट ऑफ डेट्स थी, उसको कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया। और सेक्शन 104 को अगर आप इसके साथ मिलाएं तो सिर्फ वही जो है पार्टी जिसकी इलेक्शन में उसने अपनी एक लिस्ट दी हुई है इलेक्शन के हवाले से अपना रिजर्व सीट्स पे, वो उस लिस्ट को तो बढ़ा सकती है, मगर ऐसा नहीं है कि नई लिस्ट जो है ना, या कोई ऐसी पार्टी जिसने जो है ना वो ट्रेन जिससे मिस हो गई है उसके बाद उसको कहें कि जी अब हम जो है ना, अब हमें याद आया है तो हम अब जो वक्त तो गुजर गया है मगर अब इसको जो है ना वो आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो कानून साहब एक तो मामला ये है कि चलें उनको उनकी मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, लेकिन फिर ये नशिस्तें क्या बाकी जमातों में तकसीम हो सकती हैं? यानी अब जो जमातें जिन्होंने सिर्फ अपनी नशिस्तों के लिए अप्लाई किया हुआ था, उन बची हुई नशिस्तों की हकदार क्या वो जमातें फिर करार पाएंगी? आज इस दामरा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। जी कामरान साहब, इसको आसान से तरीके से इसको जो ना समझ लेते हैं। फर्ज कर लीजिए कि मैं यहाँ पे वोटर नहीं हूँ आपके यहाँ इस्लामाबाद में, और इसके बावजूद मैं नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ने का अहल हूँ। उसके लिए कट ऑफ डेट है, मुझे यहाँ कोई प्रपोज कर देता है, सेकंड कर देता है और मैं पेपर फाइल कर देता हूँ, और उस कट ऑफ डेट तक जो है ना मेरे अलावा कोई कैंडिडेट नहीं आता, तो क्या उसके बाद ये कहा जा सकता है उस कट ऑफ डेट के बाद कि मैं अनअपोज इलेक्ट नहीं हुआ हूँ और ये सीट जो है ना वो यहाँ के लोगों को दे दी जाए, या किसी और तरह से इसकी जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, या किसी को और एक मजीद मौका मिले? अगर ऐसी बात हो सकती है तो इनमें भी जो है ना इस तरह से कहा जा सकता है कि इसको रिजर्व रख लेते हैं। उन्होंने कहा था कि जी इसको रिजर्व रख लें जब तक कानून अमेंड ना हो,
फिर कानून कब अमेंड होगा, कब जो है ना उसके बाद वो होगा। आज के कानून के मुताबिक जो है वो एक गलत काम जो है जो उनकी लीगल साइड थी कर चुकी है, उनसे वो ट्रेन मिस हो चुकी है। जब वो ट्रेन मिस हो जाए, वो उनसे गलती हो जाए, तो फिर जो ना उनको मिलेगी जो पार्टियां मौजूद हैं उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी है वो सच पार्टीज में होनी है। तो सच पार्टीज जिन्होंने वो सच पार्टीज की डेफिनेशन ये है कि जिन्होंने वो लिस्ट फाइल की है। आप इसको एक और एंगल से देखिए, उसमें देखिए कि आज़ाद जो उम्मीदवार जीत जाते हैं, क्या वो अगर 1000 हों, 1000 तो पूरे मुल्क में होंगे, मगर फर्ज कर लें 100 हों, और 100 को क्या कानून ये कहता है कि आज़ाद उम्मीदवार जो है ना वो सारे मिल के भी वो लिस्टें जो है ना वो अगर उसके बाद ले सकते हैं, क्योंकि उनका तनासुब जो है वो बहुत ज़्यादा है। इनको पार्टी ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत थी? अगर इस एनालॉजी को मान लिया जाए तो फिर आज़ाद होते हुए भी तो वो उनको जो है उनका हक बनता है ना, उनकी भी तो एक वो रिप्रेजेंटेशन है, और वो उस रिप्रेजेंटेशन के नीचे जो है ना वो कहें कि जी हम आज़ाद हैं, हम एक ग्रुप फॉर्म करते हैं और अब हमको मौका दे दिया जाए कि हम जो है हम लिस्ट फाइल करते हैं और उस लिस्ट की बुनियाद पे ये तकसीम हमें दी जाए। तो ये पार्टी किसी पार्टी को ज्वाइन करना बजाते खुद इस बात का इम्प्लाइड एडमिशन है कि हमसे गलती हुई है। ठीक है, तो अब आजिज़ जामरा साहब, ज़ाहिर है ये एक इसका कानूनी पहलू था, इसका एक सियासी और अखलाकी पहलू भी है कि अगर एक जमात के पास कोई 90-92 सीटों का मैंडेट है तो आपको नहीं लगता कि उनको फिर ये उनकी मखसूस नशस्तें भी मिलनी चाहिए? उन नशस्तों के बगैर भी जो आपकी अक्सरियत है वो असम्बली में पूरी है, और उसके बगैर भी आप कानून साजी भी कर सकते हैं, आप अपना सदर भी मुंतखब करवा सकते हैं, आप जो सेनेट के इंतखाबात हैं वहाँ पर मामला फिर थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो सकता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, आपका सवाल अपनी जगह पे मौजूद है, मगर इशू ये है कि आपने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसको नशस्तें क्यों नहीं दी जाती। तो देखना ये पड़ेगा कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपने निशान पे इलेक्शन लड़ी है, उसने जितनी भी सीटें ली और बाकी आज़ाद उम्मीदवार उनमें शामिल हो गए तो उनकी तादाद चाहे 100 हो जाए या 100 प्लस कर जाए, फिर तो उनका राइट है। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपने निशान पे कोई इलेक्शन लड़ा हो तो यहाँ पर मामला बिल्कुल अलग है ना। यहाँ पर उनके जो सरबराह हैं उन्होंने भी अपने जो पार्टी का निशान था उसको छोड़ के इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, बाकी इंडिपेंडेंट भी एक इंडिपेंडेंट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मामला तो वहीं पे आपका आ गया ना कि इंडिपेंडेंट को मखसूस सीटें नहीं मिल सकती। तो जो पार्टी वो ज्वाइन कर रहे हैं, इससे पहले एक पार्टी से वो इत्तेहाद करने की बातें चल रही थी, अगर उनसे होती तो बिल्कुल उनका एक ये एतराज भी अपनी जगह पे जायज होता कि भाई वो आप ऐसी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं जिनके एक भी रुकन ने अपने निशान पे इलेक्शन लड़ा हो। यहाँ पर तो ये मामला है कि 3 मरतबा, अगर 2 मरतबा इलेक्शन कमीशन लेटर जारी करता है, नोटिस जारी करता है, मगर वो जमात कह रही है कि जी हमें जरूरत नहीं है किसी भी मखसूस सीट की जिस जमात का आप नाम ले रहे हैं, तो क्वांटिटी पे न जाए। अच्छा, अब आजिज़ साहब मामला है कि हामिद रजा साहब जो हैं वो 2 रोज पहले प्रोग्राम में साथी थे। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि क्वांटिटी को यहाँ पर कोट न किया जाए ना, क्वांटिटी 50 हो या 100 हो, उसूली तौर पर देखा जाए कि जो पार्टी ज्वाइन की गई है उनके जो रुकन हैं या सरबराह हैं उन्होंने अपने पार्टी के निशान पे इलेक्शन लड़ी या नहीं लड़ी। अब मिसाल के तौर पर एक बड़ी अच्छी हामिद साहब ने जो नुक्ता इस नुक्ते का जो जवाब दिया ना, 2 रोज पहले मौजूद थे प्रोग्राम में, उन्होंने ये बताया कि उनका इत्तेहाद पहले हो चुका था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और वो बल्ले के निशान पर लड़ना चाहते थे इलेक्शन, लेकिन चूंकि बिल्कुल आखिरी वक्त में बल्ले का निशान चला गया तो उन्हें आज़ाद हैसियत में बहालत मजबूरी इंतखाब लड़ना पड़ा। फिर देखें, मतलब मिस्टेक आपकी है ना, ये है आपका इरादा। अब मिसाल के तौर पर देखें, ईद नमाज जो होती है उसका एक मखसूस टाइमिंग होती है, अगर किसी से ईद नमाज मिस हो जाए और वो आके बज़द होके कहे कि जी मुझे तो यहाँ पर ईद नमाज कज़ा करके पढ़नी है, तो जाहिर है नहीं होगी ना। बात यह है कि आपका इरादा था कि आपके बल्ले के ऊपर लड़ना पड़ेगा, ये आपका इरादा था, तो आप अपनी पार्टी का निशान भी छोड़ बैठे। तो इशू अभी जाहिर अदालत में है, फैसला अदालत ने करना है, मगर अखलाकी तौर पर अभी मेरे भाई ने मिसाल दी, बिल्कुल ठीक दी कि मिसाल तौर पर एक मुसाफिर बस है, उसमें कोई 10 मुसाफिर अपनी रिजर्व करवा देते हैं सीटें कि जी हम आएंगे, बाकी मुसाफिर उस बस में खड़े हो गए हैं क्योंकि वो 10 सीटें रिजर्व हैं, वो टाइमिंग के ऊपर नहीं पहुंचते, मुसाफिर बस चल पड़ती है, तो क्या करेंगे आप जो मुसाफिर खड़े हैं बस के, जो ऑलरेडी आपको टिकट खरीद करके खड़े हैं, उस प्रोसेस है उस बस के चलने के बाद, वो बैठेंगे उस सीट के ऊपर।
ठीक है, चलो धानु साहब, कोई बेनिफिट ऑफ डाउट इसमें कानूनी तौर पर मौजूद है नहीं? कामरान साहब से ही जान लेते हैं। कामरान साहब, कहीं कोई बेनिफिट ऑफ डाउट अब इस वक्त इस बात का मिल सकता है, या फिर चूंकि हामिद रजा साहब ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और अपनी पार्टी के इंतखाब पर नहीं लड़ा, तो अब बिल्कुल इस वक्त आउट हो चुकी है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के मामले पर? क्या लग रहा है आपको? एक और बात कि उन्होंने एक तो अपने उसमें पार्टी के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा, दूसरा कोई लिस्ट नहीं दी। अगर कोई लिस्ट दे भी दी होती और उस लिस्ट में जो है ना वो एग्जास्ट हो जाती, फर्ज करें कि एक खातून की लिस्ट दे देते और एक जो है ना वो दे देते, उसमें अकलियत थी उसकी, और उनकी जो है ना 4 का वो आ जाता, तो वो 3 के बाद में उसको अमेंड कर सकते थे। उसको ये बात इसमें मुमकिन थी कि वो कंज्यूम हो जाती, वो जो कोटा कंज्यूम हो जाता, उसके बाद एडिशन में उनको दोबारा टाइम मिल जाता। यही लिखा है सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट में। अब एक बात पे खामखा जिद करना और उस बात को इस तरह से इखलाकियात के दायरे में ले लेना, इखलाक जो है वो कानून की ताबे है। कानून जो आपका कहता है, और आप खुद आपने ये जो इलेक्शन एक्ट है वो आपने उसमें मिल के बैठ के ड्राफ्ट किया है और उसको मिल के बैठ के जो है ना उसको मंजूर करवाया है। वो बाद में किसी ऐसे स्टेज में जो है वो अमेंड नहीं हुआ। बाद में उन्होंने अल्टरनेट आर्गूमेंट दिया, मैं बैठा हुआ था, मैं इसमें पेश हुआ हूँ इस केस में। तो अल्टरनेट उन्होंने कहा कि जी अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर आप ऐसे करें, इसको जो है ना इन सीटों को जो है ना वैसी मुअल्लक रहने दें, फिर जब कभी कानून अमेंड होगा फिर देखी जाएगी। तो ये एक अजीब व गरीब आर्गूमेंट था, मेरी समझ में कम से कम नहीं आया, बतौर वकील भी समझ नहीं आया और बतौर पॉलिटिशियन भी समझ में नहीं आया। सही। तो आजिज जामरा साहब, ये चलें, चूंकि मामला अदालत में, और अदालत से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में भी फैसला आ सकता है, उनके खिलाफ भी आ सकता है। उनके हक में आता है तो फिर नंबर्स हैं उनके वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। अगर ये सीट्स उनकी रिवर्स बैक हो जाती हैं, उनको मिल जाती हैं दोबारा से, तो फिर वो सेनेट इलेक्शन में खासा तगड़ा मुकाबला कर सकते हैं आप लोगों का। देखिए, मैं अगेन कह रहा हूं कि बात नंबर्स की नहीं है। सारी सीटें सेनेट की जीत जाएंगी। अगर अखलाकी तौर पर उनके ये नंबर्स बनते हैं तो वो सेनेट भी जीत जाए, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी जीत जाए, सब कुछ जीत जाए। हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं है, ना झगड़ा इस बात पे। मामला आपका है उसूली कि अगर ये रवाज पड़ जाना है कि जी हमारी मर्जी थी, हमारी ख्वाहिश थी, वो हम ड्यू टाइमिंग के ऊपर नहीं कर सके, इसलिए हम बाद में ये करेंगे, तो आगे चल के सब पार्टियों ने ऐसे करना है। अब क्या किया सब पार्टियों ने? अपनी लिस्ट ड्यू टाइमिंग पे जो देनी थी वो दी, जो रूल्स थे इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कराने के उनको फॉलो किया। एक जमात ने, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नहीं किया। तो अगर हम सारे आर्ग्यूमेंट उनके पलड़े में डालेंगे सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की वजह से, तो वो मामला अलग है। मगर ये फिर ऐसा बंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि कल हर जमात कहेगी कि जी मुझे फला मेंबर चेंज करना है, ये लिस्ट मुझे वापस करें, मैं अपडेट करके आपको वापस कर दूंगा। तो ये आपको मौजूदा जो कानून है वो इजाजत नहीं देता। हाँ, अमेंडमेंट नहीं हुआ है ये कानून कि इलेक्शन कमीशन ने कोई ऑर्डिनेंस सदारती आया है और उसके बाद इनकी सीटें छीनी जा रही है, फिर तो इतराज ठीक है जी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आ गया, अब ये कोई खास नियत थी इसमें आपकी गड़बड़ करने की, उसकी वजह से ये डाका डर रहा है। ऐसी तो बात नहीं है। जो कानून मौजूद है इसको फॉलो करने की बात है ना, तो उसको फॉलो करने में अखलाकी तौर पर वो कोई आर्गुमेंट नहीं दे सकते अपनी फेवर में। मगर क्योंकि स्टे मिल चुका है और मौजूद अदालत ने दिया है, ये बात अदालत में चलेगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, तो जाने दे। जहां तक नंबर की बात है तो बिल्कुल 20 सीटें जीत ले सेनेट की। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आजिज जामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। कामरान मुर्तज़ा साहब JUIF से हमारे साथ मौजूद थे। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।